पीरे कामिल उमैरा अहमद का एक मशहूर नॉवेल जो अब आप सुन सकते हैं ऑडियो में भी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थीं। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और उस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। इमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो यह है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों का भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेइख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबई मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी। वो यकीन से बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लग फनी। जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा। जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से कहा,
مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز سے پوچھا۔ کہیں تمہاری خواہش یہ تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنسی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہلے بجھوانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرنے کے باوجود تم میری بات سننے پر بری طرح ناراض ہوگی۔ بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت عام چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت جان نہیں لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتا دو جویریہ، پلیز۔ اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شوق تھی یا حیرت زدہ، جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم برا مانو گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ موئز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے موئز کی ٹانگ پر دے مارا۔ موئز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو موئز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ موئز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آتے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درستی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب موئز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے موئز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی۔ موئز بری طرح دل ملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ موئز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ موئز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے موئز ایک بار پھر دہاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ موئز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے موئز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ موئز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر مار دی۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو معیز کے پیٹ پر مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہ سکا۔ اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا تھا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی کو مارتے ہو؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شیور، وائی ناٹ؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا، تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا رچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بایولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اس سے پہلے بایولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی سی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا رچرڈ سے اس کی نظریں ملیں۔ مسز سمانتھا مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھی جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ بعد ہی انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئی، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا اندازہ اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا رچرڈز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟
उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, ये एक लफ्जी जवाब आया। वो अब चुपती हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूं? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड्स ने एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो, उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यके बाद दीगर लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नजरों का तबादला करते हुए देखा। वो लड़का अब सर्द नजरों के साथ समांथा रिचर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड्स के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा रिचर्ड्स ने उछाला था, और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाए जाने वाली इस लेबल्ड डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे, और वो उनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई थी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और वो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है, तो फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूं। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूंगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का उस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था जब तैयबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आलम में अंदर चली गई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूं। उसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूं? फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो वॉट? उस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो वॉट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहां इस बेहुदा शो के सामने, तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूं, आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में नागवारी थी। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े उससे कहा। ना मैं यहां से उठूंगा ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज की तो इस वक्त तुम यहां बैठे होते। स्टेप असाइड। उसने तैयबा के जुमले को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाए तो मैं उनसे बात करती हूं। तैयबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए 3rd क्लास किस्म के जुमले मुझसे ना बोला करें। एग्जाम्स हो रहे हैं, स्टडीज पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। व्हाट अ रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खिफ्फत के आलम में
उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फ्लोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट मेज पर रखते हुए एक नजर हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफे आगे पीछे करते उन पर आखिरी नजर डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इस्तिराब का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मानूस सीन था। फिर उनकी नजरें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट्स में उस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमा दिया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर उनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। उसके खड़े होते ही हॉल में उसके पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए यह भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला उससे नहीं कहा। वो जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूं। और अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर्स ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पर लपेटकर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कि कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश उस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांस ने एक नजर उसके पेपर के सफात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर भी उन्हें ये बताने के लिए काफी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गंवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है इमामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसके लिए खरीदा है। कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो यकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम उनसे ज्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर असजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी कि इमामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए इमामा से नजरें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नजरें उसी पर मरकूज रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम उसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ।
انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی. بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں. یہ نیو ایئر نائٹ تھی. نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے. 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا. ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے. وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے. اپنی بائکس پر سوار مختلف چکر لگا رہے تھے. ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے. 11:15 بجے وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا. یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے. ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانے کے ممبرز تھے. وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے. چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جاتی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی. اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی. لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آتے تھے. 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا. ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی. 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئیں. اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے قہقہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں. چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا. وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے. انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا. اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا. ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی. وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اسکرین پر موجود اسکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا. شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی. سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا مگر وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی. پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جماہی رکی. دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا. کیا پرابلم ہے کامران؟ سالار نے کامران کو مخاطب کیا. ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا. اچھا مجھے دکھاؤ. اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا. کامران نے دیکھا پہلے 20 سیکنڈ ہی سالار اسے جس اسپیڈ پر دوڑا رہا تھا اسی اسپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑ پایا تھا. جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک بچکانہ چیز محسوس ہو رہا تھا. 1 منٹ بعد وہ جس اسپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اس اسپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا جبکہ سالار اس اسپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا. 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا. کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سالار کو دیکھا. گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی؟ وہ جان گیا تھا کہ ریموٹ اب سالار کے ہاتھ کے بجائے میز پر پڑا تھا. وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا. کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. بہت بورنگ گیم ہے، کامران نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا. کامران ہونٹ بھینچے 7 ہندسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے کونے میں جگمگا رہا تھا. کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا. وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے. اسجد کو الجھن ہونے لگی. امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی اس کے سامنے ہو جاتی تھی. پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے
वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अजद को उससे बात करके खुशी महसूस हो रही थी। वो बला की हाजिर जवाब थी। मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। अजद को बाज दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर्जे मोहतात रहती थी। कभी वो उलझी हुई महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता कि मैं खामखाही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊं या ना आऊं। अजद ने गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके मुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। अजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर अजद पर मरकूज कर दी। अजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही तो उसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुटला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूं और ऐसी बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने उसकी बात काट कर कहा। उसका लहजा अब भी उतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। अजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, और मैं वाकई गलत सोच रहा हूं, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूं। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार अजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं अपनी बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज दफा मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर के बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। अजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। अजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बियरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहां भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी? उसका लहजा अब भी उतना ही सर था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर करते हैं, बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे? वो मेरी समझ से बाहर है। अजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की, अजद ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमामा ने कतईयत से सर हिलाते हुए कहा। पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ें, अब मैं वक्त जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है कि आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। अजद कुछ न बोल सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफाती, बेनियासी, नाराजी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं।
ना मैं कोई हीर हूं और ना आप रांझे के कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीजा सर अंजाम दें। सच यही है कि फर्क वाकई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। उन दोनों की उम्र में 8 साल का फर्क था, मगर उस वक्त पहली बार असजद को यह फर्क 18 साल का महसूस हुआ। वो उसे अपने आप से 18 साल बड़ी लगने लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी अधेड़ उम्र में चली गई थी। वो खुद एक बार फिर प्रीटेन में आ गया था। टांग पर टांग रखते असजद के चेहरे पर नजरें जमाए उसी बेतासुर अंदाज में उसके जवाब की मुंतजिर थी। असजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो असजद का दिन नहीं था, असजद ने एतराफ किया। और अगर आपको ये ख्याल है कि एनाटॉमी और बिजनेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजद को मजीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं यकीनन, उसने तीनों लफ्जों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे नजदीक रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसीलिए मैं जरूरत से ज्यादा हसास हो जाता हूं। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूं ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था, और यकदम ही उसे एक बार फिर यह एहसास होने लगा था जैसे वो वहां मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। असजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद टैक्सी से म्यूजिक की आवाजें बाहर लॉन तक आ रही थीं। बाहर मौजूद कोई भी शख्स टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वते बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो उस हैरान कुन कुव्वते बर्दाश्त की वजह जान जाता। टैक्सी में मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में उससे ज्यादा तेज और बुलंद म्यूजिक भी उन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहां तक 7वें लड़के का ताल्लुक था तो वह ऐसी किसी चीज से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा उस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खानों के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेट्स, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुची चीजें और हड्डियां भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के उसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था। और तफरी का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। उस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ थे जिनका इंतजाम उनमें से किसी एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और 3 मौके पर वो 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग्स इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलोज के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से खरीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में अफगान से खरीदी थी। तीनों मौकों पर उन्होंने उन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था जिसका हुसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। उस वक्त भी उन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। उनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग्स को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल्स से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक सियाह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात पुरोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल्स के कॉलर वाली एक चेकदार डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था जिसके दोनों घुटनों पर मेडोना का चेहरा पेंट किया गया था।
उसने आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटती नजर डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर उस सुर्खी के बावजूद ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थीं कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफी देर बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर जबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बेयर के केन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग्स के जायके को साफ करने की कोशिश की। केन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग्स को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के उस वक्त नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी उसी तरह बैठा केन में मौजूद बेयर के घूंट लेते हुए पुरसोच अंदाज में उन सबको देखता रहा। उसकी आंखें अब मुतव्वरिम हो रही थीं, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट से की रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतवर्रिम और सुर्ख आंखों से उसने कमरे में एक नजर दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉकर्स पहने, उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेटकर गिरह बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए अपनी नाक से कोई चीज बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरी सांस लेकर उसने घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियां उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठटक कर रह गया। उसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून। वो उसे देखता रहा। गोल्फ क्लब में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए उस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल उस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए भी मुमकिन था भी नहीं। फखरी अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में उसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम, उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नजरें उस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जो अब सेट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट अगर ये उस वक्त मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता
تو भी उस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरी अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उसकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था, वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18वां होल पर खेले जाने वाला गोल्फ मैच याद आया। रफ में तफाकत गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, उसने जुबैर को महवे हयात कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, 18 होल के खात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेले जाने वाली शॉट ने अगर उसे महवे हैरत किया था, तो सालार सिकंदर के पटर्स ने उसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उसके होल के दरमियान मौजूद फासले को नापा था, और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते हुए सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा, जो गोल्फ कार्ट को पकड़े सालार को देख के बड़बड़ा रहा था। अभी अच्छा नहीं खेल रहा? जुबैर ने इस्तेहजाजी अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में ना जाती, कैडी ने बड़े मामूली अंदाज में उन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया, और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूंगा। जुबैर ने कुछ खिफ़त के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, उन्होंने सालार की तरफ अपने भाई को पूरा एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा। मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूं, उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उससे हारा हूं। वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा? उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। असजद दरवाजा खोलकर अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, खास बात है? हाँ, ये मामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहां? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे बाद आई है, शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे इमामा पिछले काफी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है, असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज हो गई, पहले जैसी कोई बात नहीं रही उसमें। मैं समझ नहीं पा रहा उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद, उसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने उसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन अब खास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे। वो बहुत उखड़े अंदाज से बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज पर रखते हुए कहा। यह तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा उससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलत फहमी हो गई है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज की वजह से ऐसा है, कभी कहती है कि अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है, असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे हो तुम लोग, तुम मामूली मामूली बात पर परेशान होने की आदत छोड़ दो।
उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा, वैसे भी हाशिम भाई अगले साल उसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी, कम से कम वो तो अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। शकीला ने इंकिशाफ किया, अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है, मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है इमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए, असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। उसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रुआं नजर आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और उस रुए ने उसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। उसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तिराब था। वो उस वक्त एक पुरहुजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन उसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और वो बहुत रश अंदाज से मोटरसाइकिल को चला रहा था। उसने 2 दफा सिग्नल तोड़ा, 3 दफा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफा बाइक चलाते चलाते उसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफा दाएं बाएं देखे बगैर उसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का टर्न लिया। 1 दफा वो जिगजैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफा उसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर यकदम उसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए उसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए उस लेन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगी। उसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई और वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज पर गिरा। उसे अंदाजा नहीं हुआ, उसका जहन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे, मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नजरें हमेशा की तरह उनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्विंसिंग हो रहे थे और वो प्रोग्राम भी उसका एक हिस्सा था। दोनों की रोस्ट्रम पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट फॉर फैजान लिखा था। उस वक्त फैजान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिन इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ उसे देखने में मसरूफ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रिर था और उस वक्त भी वो अपने जोश खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ था और उसे ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से उसकी आवाज और अंदाज दोनों खासे मुतासिर कुन थे। हॉल में बिलाशुबा सकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ उस वक्त टूटती जब फैजान के सपोर्टर्स उससे किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते। हॉल यकदम तालियों से गूंज उठता। आधे घंटे बाद जब वो अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले मिनट तक तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैजान ने एक फातिहाना नजर हॉल पर और सालार पर डाली और उसे तालियां बजाते हुए देखकर उसने गर्दन के हल्के इशारे से उसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो एक लहजा ठहरा। फैजान अकबर एक मुकर्रिर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा है। मैं या दूसरा कोई भी उनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने फैजान के चेहरे को देखा जिस पर एक फखरिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे उस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हॉल में हल्की सी खिलखिलाहटें उभरी। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रिर में बहुत फर्क होता है। मुकर्रिर को बातें करना होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डूअर का फर्क होता है, और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सालार्स के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्जों की रवानी नहीं है, उसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्जों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया उस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड्स में वो इसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो उसका खासा था, और उसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता कर दिया था।
उस इब्तिदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर उन जवाबात में भी उतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना उसने अपनी तकरीर में लिया था। उसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैजान की फसाहत और बलागत जो पहले उसकी खूबी समझी जाती थी, उस वक्त उस स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब ज़बानी नजर आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज या एक जुमले में देता, उसके लिए फैजान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में उसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहां मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रिर सिर्फ बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया कि ये जुमला खुद सताइशी नहीं है। एतराज किया गया, नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज को रद्द कर दिया गया। खुद सताइशी और खुद शनासी में क्या फर्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया, वही जो फैजान अकबर और सालार सिकंदर में है। संजीदगी से कहा गया, अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फर्क कौम को पड़ता है, उस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज किया गया, क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो, फिर मैं उससे मिलना चाहूंगा। हॉल में हंसी की आवाजें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियां लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीलियां बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं, और ये काम हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके ग्रुप के कितने लोग हैं? उसने पूछा। 6, उस लड़के ने कहा। सालार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 2,67,895 में 9,52,852 को जमा करें, फिर उसमें से 3,99,999 को तफरीक करें, फिर उसमें 9,29,292 को जमा करें, और उसे वो श्रीलंकन लड़का ठहर ठहर कर एक कागज पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़र्ब दें, फिर उसे 2 के साथ तकसीम करें, और जवाब में 4,92,359 को जमा कर दें तो क्या जवाब आएगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। 81,42,473 बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ सालार ने जवाब दिया। उस लड़के ने कागज पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैजान अकबर को उस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल उस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान अकबर को पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले उस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले उस लड़के से उसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ। इमाम आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूं। वो बोला। क्यों? इमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं, और आप मुझे सैर करवाने ले जाती हैं, और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। उसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? इमामा अंदाजा नहीं कर सकी ये तजवीज थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहां? इमामा ने जवाब दिया। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूंगी, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फोन पर बात कर लिया करो, मैं फोन किया करूंगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साथ को उसकी तजवीज पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेदिहानी के आलम में उसे देखने लगी। वो उसका भाई नहीं था। 10 साल साथ 5 साल पहले उनके घर आया था। कहां से आया था उसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसे इसके बारे में उस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साद अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था।
इमामा से वो सबसे ज्यादा मानूस था। इमामा को अक्सर उस पर तरस आता। तरस की वजह उसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह उसका मुस्तकबिल था। उसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी उस वक्त उसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इस तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो इसलिए कि कुछ नहीं कर सकती थी।